Hello student. Now in this session we will discuss about the गुजकेट रिवीजन फॉर चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। मतलब आपका गुजकेट का डेट जो आ गया है उसके लिए हम अब हर रोज़ एक एक चैप्टर रिवाइज करेंगे, वो भी 30 मिनट में, और जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे और जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ऐसे कुछ टॉपिक का हम शॉर्ट में रिवीजन और शॉर्ट में हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में देर आर थ्री टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। फिर सॉलिड स्टेट जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको दिया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब ये जो चॉकस्टिक है, चॉकस्टिक में कैल्शियम, चॉकस्टिक इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये दो कैल्शियम कार्बोनेट दे ऑल आर कैल्शियम कार्बोनेट। वो दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, उसके बीच में जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन अट्रैक्शन फोर्स। आइस क्यूब है तो आइस के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, ऐसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड का इन 4 टाइप: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। उसमें सबसे पहला है, ये टेबल में से कई बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब जिसे आप तोड़ते जाओ तो आपके हाथ में अल्टीमेटली मॉलिक्यूल आएगा। मान लो मैं आइस को तोड़ते जाओ, आइस, यही मान लो आइस क्यूब है, तो उसे अलग करते मेरे हाथ में फाइनली क्या आ गया, H2O, दैट इज H2O मॉलिक्यूल। तो जिसका अल्टीमेट पार्टिकल, आइस बनना स्टार्ट H2O से हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो वाटर बना, फिर उसका फ्रीजिंग होकर आइस बना, तो आइस बनना स्टार्ट H2O से हुआ। सो H2O इज मॉलिक्यूल, सो आइस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिस सॉलिड का फॉर्मेशन मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ हो, मतलब उसका अल्टीमेट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर 3 टाइप के होते हैं, इधर नॉन पोलर और पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स होता है, डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स, आपने देखा है ऑब्वियसली, जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता है वहाँ पे लंडन फोर्स होता है। फिर पोलर के बीच में कौन सा लगता है, डाइपोल। मान लो HCl है तो HCl इज पोलर ना, तो एक HCl और दूसरे HCl के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इट इज डाइपोल फोर्स, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। Cl के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते हैं ना, सो इट इज डाइपोल फोर्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये जितने भी है वो सारे उसके फोर्सेस है, और ये उसके एग्जाम्पल है। आपको फिर सेकंड आयोनिक सॉलिड को आप तोड़ते जाओ, NaCl को आप अलग करो तो लास्ट में आपके हाथ में क्या आएगा, आइदर Na+ और Cl-। मतलब आयोनिक सॉलिड का अल्टीमेट पार्टिकल आयन होता है। मेटालिक सॉलिड को आप तोड़ते जाओ तो आपके हाथ में एक मेटल का मॉलिक्यूल नहीं आएगा, मेटल का एटम नहीं आएगा। आपने 11th में मेटालिक बॉन्ड में देखा था इलेक्ट्रॉन C मॉडल, कि मेटल में क्या होता है, एक कर्नल होता है और एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सो आयन मेटालिक सॉलिड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। एंड लास्ट इज कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एटम। तो आपको एमसीक्यू में ऐसे भी पूछ ले कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है, तो आपको आंसर देना होगा मॉलिक्यूल। मेटालिक सॉलिड में कौन होता है, तो ये याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल इन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इन C ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। फिर फोर्सेस आपको ऐसा पूछ ले कि आयोनिक कंपाउंड में कौन सा फोर्स होता है, तो कूलम्बिक, ये तो सब कॉमन है इसलिए ऐसा जनरली कम पूछ सकते हैं। आपको ऐसे पूछ ले कि कंडक्टिविटी, इट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना कंडक्टिविटी। आपको ऐसे पूछ ले कि आयोनिक कंपाउंड कंडक्टर होते हैं या नहीं, तो आपको पता है ना, आयोनिक कंपाउंड आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। NaCl सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है क्योंकि Na+ और Cl- तो साथ में है। कंडक्शन के लिए 2 बात, आइदर इट मस्ट बी हैविंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और इट मस्ट बी हैविंग फ्री आयन। तो इसमें फ्री आयन नहीं है। आप NaCl को सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं बोल सकते, उसे अलग करना होगा तब वो कंडक्शन कर पाएगा। और अलग कब होगा, जब आप इसे मेल्ट करेंगे या तो वाटर में डिजोल्व कर देंगे। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनी आयोनिक सॉलिड इज इंसुलेटर इन solid state, but it is conductor in molten state or in aqueous solution, because in molten state the ion becomes free, and free ion can conduct the electricity only. Metallic solid are always conductor because they all are having delocalized electron, which is responsible for conductivity. So metallic solid are conductor, and covalent network में insulator होते हैं except graphite.
तो ये कंडक्टिविटी वाला आप खास याद रखना है तीनों का। फिर एग्जाम्पल में आपको क्या याद रखना है, सिलिका दैट इज क्वार्ट्ज। आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि क्वार्ट्ज इज विच ऑफ द टाइप ऑफ सॉलिड, तो इट इज कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। और मेल्टिंग पॉइंट का पूछ लिया जाए कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड का, बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो उसे तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी होती है। तो इस टेबल में से आपको कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा याद रखनी है, फिर ये याद रखना है, फिर एग्जाम्पल। तो इतना ये टेबल आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ओके, नाउ सेकंड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स रेगुलर 3D अरेंजमेंट, और इसमें क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट, मतलब रेगुलरिटी इज मेंटेन अप टू द लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग ऑर्डर। दूसरा, इसके मेल्टिंग पॉइंट और जो भी होते हैं वो शार्प होते हैं। शार्प मतलब 90 डिग्री पे मेल्ट तो 90 पे हो जाएगा, 91.5 पे तो 91.5 पे हो जाएगा। इसके मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होते हैं, मतलब 90 से लेकर 95। इनिशियली थोड़ा थोड़ा वो सॉफ्ट बनेगा, फिर मेल्ट होगा, फिर मेल्ट, तो रेंज में होते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट। फिर इसके लिए हम लिखते थे एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या लेते थे, सम फिजिकल प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी और वो सब, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। और दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम होती है। एंड लास्ट, दे आर ट्रू सॉलिड एंड दे आर सूडो सॉलिड। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, आपको इसमें से क्या याद रखना है खास, तो ये एक और दूसरा है, ये दोनों आप याद रख लेना। इट इज़ इंपॉर्टेंट। आपको पूछ ले कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन इज एनिसोट्रॉपिक एंड एमोर्फस इज आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट सेल। तो पता है वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड इज मेड अप ऑफ यूनिट सेल। सॉलिड कैसे बनता है, मान लो एक एटम NaCl की बात कर रहे हैं, तो एक आयन, फिर दूसरा आयन, फिर थर्ड आयन, ऐसे कुछ फिक्स आयन अलग अलग पैटर्न में अरेंज होकर एक यूनिट सेल बनता है, एक यूनिट सेल बन गया। फिर ऐसा एक दूसरा यूनिट सेल आया, फिर एक थर्ड यूनिट सेल, फिर एक फोर्थ, ऐसे कई सारे यूनिट सेल कंबाइन होकर एक पूरा क्रिस्टल का लैटाइस बनता है। इट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटाइस। अच्छा, क्रिस्टल लैटाइस किस में से बना, क्रिस्टल लैटाइस किस में से बना, तो यूनिट सेल में से। यूनिट सेल किस में से बना, एटम में से। तो मुझे पूरे क्रिस्टल लैटाइस का स्टडी नहीं करना, तो मैं इसमें से एक छोटा पार्ट ऐसा निकाल दूं जो पूरे क्रिस्टल जैसा हो। यूनिट सेल का मतलब द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट जो पूरे क्रिस्टल जैसा हो। तो मुझे पूरे क्रिस्टल का स्टडी नहीं करना है, तो उसमें से एक छोटा पार्ट निकाल दूं। हमें यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, हम डायरेक्ट जाते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप्स के यूनिट सेल थे, ब्रॉडली दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा, यूनिट सेल में क्या होता है, इफ वी डिस्कस अबाउट ओनली क्यूबिक यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे होते हैं, एटम्स एट कॉर्नर ओनली। प्रिमिटिव मतलब एटम सिर्फ कहाँ पे रहते हैं, कॉर्नर पे। 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के, तो सिर्फ कॉर्नर पे हो गए, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल में कहाँ पे होते हैं, तो एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस अदर पोजीशन। वो अदर पोजीशन कौन कौन है, उसके बेस पे ये 3 टाइप होते हैं। फेस सेंटर्ड, दैट इज FCC और CCP। उसमें कहाँ पे होते हैं एटम, कॉर्नर प्लस फेस। फेस कितनी होती है, 6, कॉर्नर प्लस 6 फेस। फिर बॉडी सेंटर, कॉर्नर 8 कॉर्नर पे प्लस एक बॉडी के सेंटर में, मतलब पूरा अंदर। मान लो बॉक्स है तो बॉक्स के सेंटर में पूरा, 1 इन सेंटर ऑफ बॉडी। एंड लास्ट एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर में क्या होता है, 8 कॉर्नर पे एक एक होते हैं, प्लस
कोई भी दो अपोजिट फेस पे, यहाँ पे है तो इसके सामने, फिर यहाँ पे है तो इसके सामने, मतलब प्लस एनी टू अपोजिट फेस। तो ये हो गए टाइप ऑफ यूनिट सेल। देयर आर 3 टाइप, सॉरी 2, प्रिमिटिव एंड सेंटर। प्रिमिटिव मतलब ओनली कॉर्नर पे एटम है, सेंटर मतलब कॉर्नर प्लस कुछ अदर पोजीशन है। अदर में क्या है, यदि फेस पे है तो फेस सेंटर्ड, बॉडी पे है तो बॉडी सेंटर्ड, एंड मतलब अपोजिट फेस पे भी हो गए, कोई भी दो अपोजिट फेस। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल। आगे जाके हम दूसरे 7 टाइप के यूनिट सेल देखते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। हमने ये जो यूनिट सेल देखा ना क्यूबिक, उसमें इसे हम यदि सी बोल दे, उसे बी और इसे ए, मतलब ये 3 जो है, ये उसकी लेंथ हम ए बी और सी बोल दें, और ये दोनों का एंगल है बी और सी, उसे हम अल्फा बोल दें, इसे बीटा और गामा। तो ये तीनों की लेंथ इक्वल है या अनइक्वल, और अल्फा बीटा गामा कितना है, उसके बेस पे हमें 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल मिलते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल, 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। और क्यूबिक में फिर 3 पॉसिबिलिटी है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, एप सेंटर, फेस सेंटर। टेट्रागोनल में 2 ही है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में ये प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एट, ये सबका आप टोटल कर दे तो देर आर टोटल 14 ब्रेवाइस लेटाइस, उसे हम बोलते हैं 14 ब्रेवाइस लेटाइस। तो आपको बोल दे कि कितने टाइप की लेटाइस बनती है तो 14, कितने टाइप के सेल बनते हैं तो 7। इस 7 सेल में आपको 14 लेटाइस देखने को मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। देयर आर 14 टाइप ऑफ ब्रेवाइस लेटाइस। हमारे सिलेबस में जनरली क्यूबिक सेल का हमें डिटेल में स्टडी करना है, ये सब सेल का नहीं। बट याद रखना, इसी साल बोर्ड में 2020 में आपको एक एमसीक्यू इसमें से कैसे था कि रोम्बोहेड्रल या तो मुझे पता नहीं मोनोक्लिनिक या तो ट्राइक्लिनिक, अल्फा बीटा गामा कितना होता है और एबीसी कितना होता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसमें से आपको याद रखना है अल्फा बीटा गामा का रिलेशन, ए बी और सी का, ये रिलेशन इस टेबल में से याद रखना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका आपको एक टेक्स्ट बुक में टेबल दिए, वो आपको याद कर लेना है, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नाउ दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें से कोई एक एमसीक्यू आपको 100% कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सारे डेटा आपके कवर हो चुके हैं यूनिट सेल वाले पार्ट के। देखिए, हमने प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर, इतने टाइप के देखे, और इसमें एक हेक्सागोनल भी था 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल में। ये सब में कितने एटम होते, ये सब देखने से पहले एक हम वो भी देख लेते हैं कि हमारा जो क्यूबिक सेल है उस पे एटम कितने होते हैं। तो हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। एटम का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ना, 8 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर पे 1/8 एटम होता है। तो टोटल एटम कितने हो गए 1। फेस कितनी होती है 6 फेस, एक फेस पे हाफ एटम होता है ना, 1/2 एटम, तो टोटल हो गए 3 एटम। फिर एज कितनी होती है 12 एज इंटू एक एज पे 1/4 होता है, तो इट बिकम्स 3। एंड सेंटर के अंदर, बॉडी के सेंटर में एटम जो होगा वो पूरा होगा ना, वो तो किसी के साथ शेयर नहीं हुआ है, तो कॉर्नर वाला एटम 8 के साथ शेयर होगा। तो हमारे यूनिट सेल में कॉर्नर पे जो एटम है ना, वो हमारे हाथ में 1/8 आएगा। ये आपको पता है, और ये याद रखना, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब देखिए, सिंपल मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम हो गए। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे। एक कॉर्नर पे 1/8, तो ऐसे कितने कॉर्नर है 8, तो टोटल 1 एटम। बीसीसी में क्या होता है 8 कॉर्नर 1/8, मतलब 1, और एक बॉडी के सेंटर में 2। एफसीसी में कितने होते हैं 4, 8 कॉर्नर इंटू 1/8 मतलब 1, और 6 फेस इंटू 1/2 3, टोटल 4। सिमिलरली हेक्सागोनल में 6 एंड सेंटर में 2। ये नंबर ऑफ एटम, आपको इसमें से भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। फिर सबका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम कितने नियर बाय एटम्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सबकी पैकिंग एफिशिएंसी का हमने फार्मूला डिराइव किया था, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, तो ये सबकी पैकिंग फ्रैक्शन है। फिर पैटर्न मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे बनता है, ए ऐसे लेयर आएंगे, इसमें ए बी सी, फिर ए बी इंपॉर्टेंट है।
फिर एज लेंथ एंड रेडियस के बीच का जो रिलेशन है, ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 4/√3r, ए इज इक्वल टू 2√2r, इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं. सो दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए तो आपको हो सकता है कि इसमें से एक एमसीक्यू मिल जाए. तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए. ओके, तो आगे चले तो एक डेंसिटी वाला आपका रिलेशन था. डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू एम अपन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, m इज मोलर मास, Z इज नंबर ऑफ एटम, a इज एज लेंथ एंड नंबर ऑफ एवोगैड्रो, d इज डेंसिटी. आपको इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपको ये सब की वैल्यू दी है, ये सब, और आपको बोला कि ये यूनिट सेल कौन से टाइप का होगा, तो आप Z फाइंड कर लेंगे. Z यदि 4 आ गया तो FCC ऑब्वियसली, Z 6 आया तो हेक्सागोनल होगा. कितने एटम होते हैं FCC में? 4 हेक्सागोनल में. फिर Z यदि 1 आया तो वो प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव में 1 एटम, अभी हमने टेबल में देखा. तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से टाइप का यूनिट सेल होगा, या तो मोलर मास फाइंड करो, मतलब ऐसे जनरली क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से पूछ सकते हैं. नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वॉइड. वॉइड 2 टाइप के हमने देखे थे, टेट्राहेड्रल. जनरली वैसे तो अलग अलग टाइप के वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल. टेट्राहेड्रल वॉइड की हम बात करें तो वो 4 एटम से बनता है, 3 एटम और उसके ऊपर एक एटम आ जाए. ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो वो 6 एटम से बनता है. यदि नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में n जितने हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n जितने हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n जितने हो गए. तो FCC में कितने एटम होते हैं? FCC में 4, अभी टेबल देखा ना FCC में, तो एटम 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे? 4. और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4 दूजा 8. BCC में कितने एटम होते हैं? 2. अभी जो टेबल देखा उसमें था ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए? 2. टेट्राहेड्रल वॉइड डबल 4. ऐसे एक बार बोर्ड में या गुजसेट में क्वेश्चन आ चुका है कि एक यूनिट सेल में, एक क्रिस्टल में, एक यूनिट सेल में 2 इंटू 10 मान लो 10 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए? तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल है उसके डबल, 4 इंटू 10 to 10. तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, या तो फिर उसके बेस पे आपको पता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक क्वेश्चन, एक कंपाउंड है, इसमें X ऑक्यूपाइज कॉर्नर, X कॉर्नर पे जा रहा है, Y ऑक्यूपाइज फेस. FCC टाइप का यूनिट सेल है, X ऑक्यूपाइज कॉर्नर, Y ऑक्यूपाइज फेस एंड Z ऑक्यूपाइज 1/4 या तो 1/2 of tetrahedral void. Then what will be the formula of that compound? ऐसे पूछ लिया तो क्या करेंगे? X कॉर्नर पे जा रहा है, कॉर्नर कितने होते हैं? 8. एक कॉर्नर पे कितना आइटम होता है? 1/8. तो X कितना हो गया? 1. Y फेस पे जा रहा है, फेस कितने होते हैं? 6. एक फेस पे कितना आइटम होता है? हाफ. तो कितने आइटम हो गए? 3. अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? आपको टेट्राहेड्रल की बात की है, एटम कौन सा है? सेल. FCC में कितने एटम होते हैं? 4. तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8. टेट्राहेड्रल वॉइड 8 बनेंगे. ऑक्टाहेड्रल यदि किया है, पूछा है, तो 4 बनेंगे. अब हमारा Z कहाँ पे जा रहा है? हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 8. हाफ ऑफ 8 दैट इज 4. तो क्या हुआ? X1 Y3 Z4. इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं कि ये कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा. तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, जो जहाँ जाता होगा वैसे आप इसे अरेंज कर देंगे, फिर उसका फार्मूला बन जाएगा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से भी मिलेंगे और दूसरे कुछ रेफरेंसेस में से भी मिलेंगे. तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसे भी आप नोट कर लो. फिर आगे एक टॉपिक हम देखते हैं. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफेक्ट टॉपिक. डिफेक्ट में 2 टाइप की होती है, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. स्टोइकियोमेट्रिक में पहले 4 डिफेक्ट है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल. इसमें आपको क्या याद रखना है? वैकेंसी में डेंसिटी डिक्रीज, इंटरस्टिशियल में डेंसिटी इंक्रीज,
ये दोनों नॉन आयोनिक कंपाउंड में देखने को मिलती है। सिमिलरली ये दोनों आयोनिक कंपाउंड में सेम है। शॉर्ट की में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं, डेंसिटी डिक्रीज। अब ये दोनों खास, ये शॉर्ट की डिफेक्ट कब देखने को मिलते हैं? कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में एमसीक्यू पूछा जाता है। शॉर्ट की डिफेक्ट कब देखने को मिलती है? जब कैटायन और एनायन की साइज सिमिलर हो तब, और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो ऐसे कंपाउंड में। ये दोनों खास याद रखना। उसके एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड है, देखिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज बोथ द टाइप ऑफ डिफेक्ट, शॉर्ट की एंड ट्रायंगल। एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि विच कंपाउंड शोज बोथ शॉर्ट की एंड ट्रायंगल डिफेक्ट, देन इट इज सिल्वर ब्रोमाइड। नाउ फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन और एनायन। ऐसा जब होगा ना तभी ये डिफेक्ट देखने को मिलेगी। जब कैटायन और एनायन की साइज में ज़्यादा डिफरेंस होगा तभी ये डिफेक्ट देखने को मिलेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर लो, इट इज़ इंपॉर्टेंट। और एग्जांपल सबसे ज़्यादा 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी में आप क्या करते थे? NaCl के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करते थे। स्ट्रोंशियम +2 है, एक स्ट्रोंशियम जाने से 2 सोडियम बाहर निकल आएंगे। 2 सोडियम की जगह पे 1 स्ट्रोंशियम जाएगा और एक जगह खाली रहेगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड गया या तो 4 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड गया, तो जगह कितनी खाली हुई? 4 मोल गए तो सोडियम 8 बाहर निकले, उसमें से 4 तो स्ट्रोंशियम ने ऑक्यूपाई कर ली, 4 जगह खाली होगी। जितने जाएंगे उससे डबल बाहर निकलेंगे और जितने जाएंगे उतनी ही जगह खाली पड़ेगी। क्लियर? तो इसमें मेटल एक्सेस में 2 थी। मेटल एक्सेस ड्यू टू वैकेंसी बाय एनायन। जब एनायन चला जाएगा तब उसमें एक जो सेंटर बनता था वो एफ सेंटर था, और एफ सेंटर में क्या होता था? फ्री इलेक्ट्रॉन। एफ सेंटर में अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसी की वजह से तो एक कलर्ड कंपाउंड था। ये याद रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो कंपाउंड का कलर देखने को मिलता है वो क्यों होता है? इट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, and this center is called F center. And last, metal deficiency defect like 0.980 या 0.960, इसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना है। इसके पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात कर रहे थे। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मान लो ऐसा एक कंपाउंड आपको दिया है Fe 0.980, मतलब Fe कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, मान लो आपको Fe+2 दिया है तो आप सीधा इसे अलग करके क्या लिख सकते हैं पता है ना? Fe+2 एंड O-2, +2 कैंसल, दैट इट बिकम्स FeO। बट ऐसा नहीं है, ये कंपाउंड पूरा ऐसा था। मान लीजिए पहले क्या था? Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, ऐसे पूरा कंपाउंड था। मतलब Fe+2 था, O-2 था, Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, ऐसे पूरा कंपाउंड था, तभी तो वो न्यूट्रल था। अब क्या हुआ? इसमें दोनों है। अब देखिए, ये FeO में क्या था? एक +2 था और -2 था, तो ऐसा कैसे हो गए फ्रैक्शनल? इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों है, Fe+2 एंड Fe+3 दोनों है इसमें। कैसे? तो यहां से मान लो 3 Fe+2 गए, 3, एक, फिर यहां से एक दूसरा और यहां से एक तीसरा। देखिए 3 Fe+2 चले गए, 3 Fe+2 रिमूव, तो कितना चार्ज खाली हुआ? +6। उससे बैलेंस तो करना होगा। उसे बैलेंस करने के लिए Fe+3 आ गए। कितने हैं? तो 2, देखिए +6 हो गया। 2 Fe+2 एंटर हो गए, 3 गए थे, एंटर कितने हुए? 2, +3 वाले 2, तो 4 तो बैलेंस हो गए ओवरऑल। देखिए, बट एक जगह खाली रह गई। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 Fe+3 आए और जगह खाली कितनी रह गई? 1। उसका मतलब नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, कितनी जगह खाली हुई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं नंबर ऑफ Fe+3 एंटर्ड डिवाइड बाय 2। कितने Fe+3 आए? देखिए 2 डिवाइड बाय 2, 2/2 1, एक जगह खाली है। तो जितने Fe+3 आए उतनी जगह, उससे हाफ जगह इसमें खाली है।
तो ये आप याद रख लीजिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, दूसरी बात, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि ऐसा लिखा है 0.95 हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें Fe+2 भी है और Fe+3 भी है। Fe+2 और Fe+3 दोनों मिला के, ये दोनों मिला के कितने मोल है, 0.95 मोल, 0.95 मोल। और ऑक्सीजन कितने मोल है, 1 मोल। यही हुआ ना इसका मतलब, Fe+2 और Fe+3 दोनों मिला के 0.95 है और ऑक्सीजन 1 मोल। अब देखिए आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप आंसर दे सकते हैं इसमें। अब आपको देखिए वैकेंसी कितनी है वो देखिए आप, ये होना कितना चाहिए था, FeO में ये कितना होता है, 1 है, कितना 0.95, 1 माइनस 0.95 कितनी वैकेंसी हुई, 0.05, 0.05 मोल वैकेंसी हुई, ये वैकेंसी है। तो अब आपको कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ Fe+2 कितने आए होंगे इसमें नंबर, ये दोनों मिला के 0.95 है, उसमें Fe+3 कितना है, नंबर ऑफ वैकेंसी मल्टीप्लाइड बाय 2, नंबर ऑफ वैकेंसी मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ Fe+3। वैकेंसी कितनी है, 0.05 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.1 मोल। Fe+3 के 0.1 मोल है, तो Fe+2 कितने हो गए, दोनों मिला के कितने हैं, 0.95, ये कितना है 0.1 को सामने जाने दो, तो Fe+2 कितना हुआ, 0.85 मोल। क्लियर। अब आपको मान लो एक क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, एक क्वेश्चन में कि Fe+2 के मोल कितने, तो आंसर मिल गया, Fe+3 के मोल कितने, तो आंसर मिल गया, वैकेंसी कितनी है, तो ये आंसर रहा। और ऐसा पूछा कि Fe+3 के परसेंटेज कितने हैं, परसेंटेज ऑफ Fe+3, तो Fe+3 कितने मोल है, 0.1, टोटल मोल कितने थे, 0.95 इंटू 100। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, देखिए इसमें दूसरा एक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। मान लो ऐसे दिया है Fe 0.98 हो, क्या होगा, Fe+2 एंड Fe+3 दोनों मिला के कितने होते हैं, 0.98। वैकेंसी कितनी दिख रही है आपको, टोटली 1 होना चाहिए था, है 0.98 इज इक्वल टू 0.02। तो Fe+3 कितना होगा, Fe+3 2 इंटू वैकेंसी, तो 2 इंटू 0.02 इज इक्वल टू 0.04। तो Fe+2 कितना होगा, Fe+2 कितना होगा, दोनों मिला के कितने हैं, 0.98, तो ये कितना होगा, 0.98 माइनस 0.04, तो ये होगा 0.94 मोल। अब दोनों के मोल परसेंट आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन में से, मतलब ऐसे टॉपिक में से पूछे जाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। हम एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला, फिर हम चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देयर आर 5 टाइप ऑफ कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ये तो आपने पहले भी देखा है 11th में। पैरामैग्नेटिक मीन्स द कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, आपको ऐसा पूछा है कि वेदर दी Fe+2 इज पैरामैग्नेटिक और डाया, तो Fe मतलब आर्गन 4s2 3d6, फिर +2 मतलब 2 चले गए तो 3d में 6, और 3d की अरेंजमेंट आप देख लें, इसमें यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो पैरामैग्नेटिक। तो ये आपको पहले से पता है कि पैरामैग्नेटिक मतलब एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेड। डायमैग्नेटिक मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेड, डायमैग्नेटिक ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। एनर्जी लेवल डायग्राम में देखा था, नाइट्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 2 π2px एंड π2py, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक था। ये आप एनर्जी लेवल डायग्राम से बना सकते हैं। और ये जनरली याद रख लेना, आप कंपाउंड में जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके डायग्राम आप बना के देखें, बट ये सब हमें करने की जरूरत नहीं। आप ये एग्जाम्पल याद रख लेना, पैरा और डाया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड फेरी। इट इज बेस्ड अपॉन डोमेन, मतलब ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलकर ग्रुप बना लेते हैं और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसे हम डोमेन बोलेंगे। तो सारे डोमेन यदि एक डायरेक्शन में, दैट इज
फेरो, इनिशियली वो सब एक डायरेक्शन में नहीं होते, बट मैग्नेटिक फील्ड में लाने से वो एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद में भी वो वैसे ही रहते हैं, सो दे आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्गेस्ट, सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है, और ये सब उसके एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड CrO2। सारे डोमेन एक डायरेक्शन में, परमानेंट मैग्नेट, इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फिर उसकी मैग्नेटिज्म लूज नहीं होगी। एंटी फेरो, डोमेन पैरेलल, एंटी पैरेलल, पैरेलल, एंटी पैरेलल इक्वल नंबर में, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंटम 0 हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल MnO। फेरी मैग्नेटिक क्या होगा, पैरेलल, एंटी पैरेलल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, बट अनइक्वल नंबर, खास याद रखना इसमें अनइक्वल होता है, अनइक्वल होगा तो थोड़ी मैग्नेटिक मोमेंटम आपको मिलेगी, सो इट इज वीक मैग्नेट। ये सब उसके एग्जाम्पल है। दूसरा इसमें याद रखना कि इसे लूज करने से वो फेरी मैग्नेटिज्म लूज करके पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों के एग्जाम्पल आप याद रख लो। दूसरा आपको क्या याद रखना है, डायग्राम के बेस पे पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। 3 डायग्राम या 4 डायग्राम दिए हो आपको, तो डायग्राम के बेस पे MCQ, इसके बेस पे, एग्जाम्पल के बेस पे आपको ऐसे भी पूछ ले कि कौन सा कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल lose the magnetism on heating and becomes paramagnetic, तो फेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट मैग्नेट, तो फेरो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे जाते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, तो हम एक एनर्जी गैप की बात कर ले कि आपको पता है मेटल में या तो कंडक्टर में, कंडक्टर जो होते हैं उसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का गैप सबसे मिनिमम होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। फिर सेमी कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है सेमी कंडक्टर में, और इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा गैप होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और ये गैप को हम क्या बोलते हैं आपको पता है ना, एनर्जी गैप। ये MCQ में एक बार कहीं पे पूछा गया है बोर्ड में कि द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड जनरली ऊपर होता है, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। ये मैंने उल्टा कर दिया। अब देखिए इसमें आपको दूसरा क्या याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि फॉस्फोरस, ग्रेफाइट, सिलिकॉन एंड सोडियम, हाईएस्ट एनर्जी गैप किस में होगा, तो फॉस्फोरस, because phosphorus is non-metal, non-metal are generally insulator। silicon is semi-metal, semi-metal semiconductor और conductor। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैलेंस, सॉरी एनर्जी गैप। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहाँ पे होता है, इंसुलेटर, और इंसुलेटर जनरली नॉन मेटल होती है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और यहाँ पे कंडक्टर में ऑल मेटल्स एंड मेटल्स के अलावा एक नॉन मेटल भी थी, ग्रेफाइट। तो ये बस आपको इतना याद रखना है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट वो जो था सेमीकंडक्टर का मॉडिफिकेशन हमने किया था सिलिकॉन और जर्मेनियम में, सिलिकॉन या तो जर्मेनियम, इसमें आप 15th ग्रुप, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग्स टू 14th ग्रुप, इसमें आप 15th ग्रुप वाले कंपाउंड ऐड कर दीजिए। 15th ग्रुप वाले, 15th ग्रुप मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी भी हम बोलते थे, अलग अलग वर्ड से ऐसे बोला जाता है। 15th ग्रुप मतलब फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फिर या तो आप 13 ग्रुप के कंपाउंड ऐड कर दे, 13 ग्रुप मतलब जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे, या तो इसे हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। कौन होते हैं 13 ग्रुप में, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। इसमें इसे ऐड करने से 15 ग्रुप, या तो ऐसे पूछ ले 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले इम्प्योरिटी, या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। ऐसा करने से, या तो इसमें से कोई भी दे दिया हो, इसे ऐड करने से जो मिलता है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है हमें, और इसे ऐड करने से जो मिलता है वो हमें पी टाइप का। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी देके आपको बोल दिया जाए कि सिलिकॉन में एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, कौन सा टाइप का मिलेगा, पी टाइप। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड कर दी
कौन से टाइप का मिलेगा, पी टाइप। सिलिकॉन में 13 ग्रुप का एलिमेंट का डॉपिंग करने से कौन सा टाइप का मिलेगा, पी टाइप। तो ये दोनों आप याद रख लेना। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। इतना करने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इट डजंट मीन कि इसमें से ही आपका पेपर बनने वाला है, बट इतना अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बाकी पूरा चैप्टर, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पढ़ना है और अच्छे से सॉल्व करना है, देन यू कैन गेट ओनली गुड मार्क। और नेक्स्ट सेशन में